2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। देखिए, मैंने ऐसा क्यों बोला कि चैलेंजिंग होने वाला है। समझिए कि विपक्ष के द्वारा 26 दल को मिलाकर के एक अलायंस बनाया गया जिसका नाम इंडिया है, और जवाब में भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों को लेकर के 38 दलों को साथ लेकर के चुनाव लड़ रही है। उसने अपना एक अलायंस बना लिया। अब थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अकेले ही लोकसभा में मेजॉरिटी यानी कि बहुमत को बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया था। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव होता है तो भाजपा ने अकेले ही 303 बहुमत को हासिल कर दिया। ये क्या बताता है? यही तो बताता है कि लोग एक दल के बहुमत वाली सरकार की नीतियों के प्रति संतोष व्यक्त कर रहे हैं, वो सिंगल पार्टी मेजॉरिटी की तरफ जा रहे हैं। 2017 में सबसे जबरदस्त परिणाम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। योगी जी आते हैं चुन करके, मेजॉरिटी 2022 में दोबारा सत्ता में आती है। मतलब सिंगल पार्टी मेजॉरिटी मिल रही थी और जनता ने इस पे मोहर लगा दी थी, क्योंकि जनता को समझ आ रहा था ना कि सिंगल पार्टी मेजॉरिटी से ही देश का डेवलपमेंट होना ही पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। 2014, 2019, 2017, 2022 के मैंडेट से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जनता को यू टर्न लेना पड़ रहा है? 26 पार्टी, 38 पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, क्या चल रहा है ये मैं आपको बताता हूं। जनता फिर लौट करके गठबंधन की राजनीति की तरफ क्यों मुड़ रही है? लेकिन उससे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब अलायंस गठबंधन की जब बात होती है तो इसके साथ समस्या क्या होती है। देखिए, इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो वर्ष 1989 से देश के गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो जाता है। 1990-2000 के दशक में राज्यों में कई सरकारों का समय पूर्व पतन हुआ है, यानी कि वो 5 साल पूरे भी नहीं कर पाए हैं। इससे पूरी राजनीति का पूरा जो परिदृश्य है ना, वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि किसी मतलब का नहीं होता। चुनाव का हर 5 साल में जो चुनाव होने थे वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। केंद्र में 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार 11 महीने भी नहीं चलती है, और उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार तो 4 महीने भी नहीं चल सकी। फिर क्या होता है? फिर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को अपनी सरकार को बचाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ा। उसका परिणाम देश के समक्ष हमें देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड के रूप में सामने आया था। संयुक्त मोर्चा की सरकार पहले HD देवेगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी 1.5 साल तक का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई थी। कहां 5 साल तक पूरा करना था और कहां 1.5 साल में सब खत्म। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग की सरकार बनती है, जो 1 साल में ही गिर जाती है। इस बीच राज्यों में तो आया राम गया राम की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी कि अनेक मामलों में तो कोर्ट को खुद आकर के हस्तक्षेप करना पड़ रहा था और कहना पड़ रहा था कि कर क्या रहे हैं आप। यह स्थिति थी। जनता इसको लगातार देख रही थी, समझ रही थी। परिवर्तन कई दशकों बाद से शुरू होता है। 2010 के बाद से भारी मतदान की प्रवृत्ति बढ़ी। धीरे धीरे राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकारें बनने लगी। फिर होता क्या है कि धीरे धीरे फिर 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मतदाताओं ने गठबंधन वाली सरकारों का दौर खत्म कर दिया, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी दे दी। बीजेपी को एनडीए की आवश्यकता नहीं थी, एनडीए को बीजेपी की आवश्यकता थी। सवाल यह है कि आखिर केंद्र में लगातार 2 बार मेजॉरिटी बहुमत मिलने और देश की प्रवृत्तियां समझने के बावजूद भी भाजपा को गठबंधन के प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की आवश्यकता क्यों हुई, यह समझने वाली बात है। 38 छोटी पार्टियों को मिलाकर के अब नरेंद्र मोदी जी आगे क्यों बढ़ रहे हैं? महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना को पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनाने से इनकार करने के बाद जो स्थिति बदली है, कांग्रेस और अन्य की मदद से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार में कम सीट के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। अंततः उन्होंने भी अपना पाला बदल लिया। ऐसा लगता है कि इससे ना राज्यों को लेकर के भाजपा का मानस बदला है, इसलिए वो गठबंधन की राजनीति में फिर से प्रवेश कर चुकी है। देखिए, बात समझने वाली और सोचने वाली थी। अब हम लबोलबाब ये कह सकते हैं कि बात बिल्कुल साफ है कि गठबंधन की ओर फिर से लौटने के पीछे कोई पॉजिटिव सोच नहीं या कोई कारण नहीं है, इसलिए आप इसको स्वाभाविक नहीं कह सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस क्यों कर रही गठबंधन, उसका समझ में आता है। कांग्रेस ये मान चुकी है कि अब उसका प्रभावी राष्ट्रीय विस्तार संभव नहीं है,
इसलिए सत्ता पाने व भाजपा को हराने के लिए वह छोटे क्षेत्रीय दलों का सहारा ले रही है और उसमें कुछ गलत भी नहीं लगता उसको, और ले रही तो ले रही है। लेकिन भाजपा खुद में सिंगल पार्टी थी ना, मेजोरिटी 2 बार, विधानसभा 2 बार। भाजपा ने भी मान लिया है कि विपक्षी गठजोड़ में जितना ज्यादा बल होगा ना, उसको चुनौती देने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए उन सारे दलों को साथ लाने की रणनीति अपनाई गई है। जाहिर तौर पर ये अलायंस की, गठजोड़ की यह राजनीति आपसी सिस्टम है इन लोगों का, और यही भारतीय राजनीति की सामान्य स्थिति भी नहीं है। ये बड़ा खतरनाक है। देखते हैं 2024 का चुनाव हमारे सामने तो होगा ही, देखते हैं 2024 में क्या होगा। एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी न्यूज है कि अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है मूडीज, उसने एक चेतावनी दी है। कहा कि जिस समय भारत सरकार ने इकोनॉमी की समझ को जीडीपी वृद्धि तक सीमित कर रखा है, वहीं मूडीज ने कहा कि विश्व में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि के मौजूदा ट्रेंड के लिए भविष्य में जोखिम बढ़ सकते हैं और इसके कारण राजनीतिक हैं। इन पंक्तियों पर जरूर गौर कीजिएगा कि सिविल सोसाइटी और राजनीतिक असहमति के दायरे में कटौती के साथ साथ बढ़ रहा सांप्रदायिक तनाव सियासी जोखिम और संस्थानों की गुणवत्ता की कमजोर तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। मूडीज ने यह भी कहा, हालांकि बढ़े हुए राजनीतिक ध्रुवीकरण से सरकार के अस्थिर होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो तनाव जो बढ़ रहा है, जनोत्तेजक जो नीतियां के कारण बढ़ रहे खतरों का संकेत तो मिलता है। ऐसे संकेत क्षेत्रीय और स्थानीय प्रशासन के स्तरों पर भी है। यही स्थिति उस समय पैदा हुई जब गरीबी, आय की विषमता, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में गैर बराबरी जैसे सामाजिक जोखिम पहले से ही मौजूद हैं। उधर पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ रहा है। मूडीज ने मणिपुर में जारी हालात का हवाला देते हुए उसका खास जिक्र किया। यह हकीकत से आंख चुराने की बढ़ती जा रही प्रवृत्ति की ही झलक है कि भारत संबंधी मूडीज के आकलन के इस पक्ष को मीडिया के समिति हिस्से ने ही प्रमुखता से पेश किया। अब अधिकांश जगहों पर क्या होता है कि इससे सकारात्मक बात को सुर्खियों में लाया गया कि भारत के तेज वृद्धि दर फिलहाल बनी रहेगी, लेकिन अर्थशास्त्र का ना कोई बहुत ही एवरेज सामान्य से जो विद्यार्थी वो जानता है कि वृद्धि दर, ग्रोथ रेट और विकास कोई अलग थलग चीज नहीं होती है। अर्थव्यवस्था के विकास के जो अनिवार्य पहलू होते हैं ना, उसमें क्या चाहिए? सामाजिक शांति चाहिए, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के अवसर चाहिए होते हैं, कानून के राज्य का पालन होना चाहिए और नियम कायदों पर अमल को सुनिश्चित करने वाली संस्थाओं का निष्पक्षता से काम करना भी शामिल है। पूरी दुनिया में एक भी ऐसी मिसाल नहीं है जहां इन पहलुओं की अनदेखी की गई हो और वो देश लगातार आगे बढ़ रहा हो। कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित नहीं कर पाता है जब तक इन पहलुओं पर वो ध्यान नहीं देता है। लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इतना पार्ट आपको सुना दिया, पूरी बात कौन बताएगा? दुखद है ना कि भारत में जो सरकार तेज आर्थिक वृद्धि दर को अपनी यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाए हुए है, उसी के राज में इन तमाम अपेक्षाओं का खुला उल्लंघन हो रहा है। मूडीज ने भी इस बात को कहा है, समझिएगा जरूर। लिंक मैं दे दूंगा, आप भी पढ़ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और उनको भी जागरूक, सजग और सतर्क कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।